आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा सिलेबस में देखिए आप लोग। साझेदारी के फर्म के लेखांकन के अंतर्गत पुनर्गठन तथा विघटन मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया था, क्लास चल रहा था उस टाइम। ठीक है, उसके बाद सेवानिवृत्ति तक भी हुआ था। इसके बाद एक भी बस ये वाला टॉपिक बच गया था हम लोग का, साझेदारी के फर्म का विघटन। साझेदारी के फर्म के विघटन से पहले जो सेवानिवृत्ति तक पढ़े थे हम लोग, उसके बाद हम लोग सीधा अंशों का हरण, निर्गमन, पुनर्निर्गमन ऐसे वाले चैप्टर में हम लोग चले गए थे। ठीक है, उसके बाद साझेदारी के फर्म का विघटन ये वाला चैप्टर बस बचे ही लास्ट है। ठीक है, और इसके बाद इसमें से कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगी मैं आप लोगों को। एक ये रोकड़ प्रवाह विवरण है इकाई 4, उसे आप लोग थ्योरी है, परीक्षा बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, साझेदारी विघटन या समापन से आशय। ठीक है, विघटन क्या है? विघटन या समापन शब्द का अर्थ क्या है? अंत करना। किसी भी फर्म या कंपनी का अंत या समापन करना क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। उसके बाद क्या है? साझेदारी का विघटन और साझेदारी की फर्म का विघटन, ये दोनों अलग अलग है। कहने का मतलब ये है, साझेदारी का विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में पर्याप्त अंतर है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। कहने का मतलब ये है, साझेदारी का विघटन हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि यदि तीन साझेदार है, उसमें से एक साझेदार हट गया, लेकिन जो बच्चा दो साझेदार है, तो ये साझेदार क्या रहेंगे? साझेदार का विघटन होगा, ना कि फर्म का। जो बचे हुए साझेदार रहेंगे उन लोग क्या अपना लाभ हानि अनुपात में जो भी रहेगा रेशियो बांटेंगे, ये व्यापार को, कंपनी को पुनः चालू रखेंगे। लेकिन फर्म का विघटन कहेंगे तो फर्म का विघटन कहने से अर्थ ये है कि जब उस साझेदारों के बीच आपसी संबंध समाप्त होगा, उसमें भी क्या होगा? फर्म का विघटन हो जाएगा। ठीक है, सामान्य शब्दों में हम कहें तो साझेदारी का विघटन वह विघटन है जिसमें साझेदारों द्वारा आपसी, जितने साझेदार रहेंगे उसके बीच उसका विघटन होगा। चाहे 3 साझेदार हो, 4 साझेदार हो, एक साझेदार हट गया, किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, अवकाश ग्रहण कर लिए, सेवानिवृत्त हो गया, तो उस दशा में क्या होगा? साझेदारी का विघटन होगा। लेकिन फर्म का विघटन क्या होता है? फर्म के विघटन में से कुछ स्थिति नहीं रहती है, वो साझेदार द्वारा, जो संपूर्ण साझेदार, चाहे कितने भी साझेदार हो, 10, 20 या कितने भी साझेदार हो, उस साझेदार के द्वारा क्या किया जाता है? फर्म का समापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्म के समापन या विधियां या रीतियां। फर्म को समापन करने के लिए कुछ रीतियां बनी हुई है, जिसमें मुख्यतः ये है समझौते द्वारा समापन। आपसी समझौते द्वारा भी साझेदार द्वारा क्या किया जाता है? फर्म का समापन किया जाता है कि जब एक साथ सहमत हो जाए सभी साझेदार कि अब हमें फर्म को आगे नहीं चलाना है, कंपनी को आगे नहीं चलाना है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसका समापन या विघटन कर सकते हैं। दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन कहने से आशय ये है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उस कंपनी को या फर्म को समाप्त करना ही है। जैसे कि एक साझेदार के छोड़कर सभी से साझेदार दिवालिया हो गए, कहने का मतलब उनके पास पैसा नहीं है, रकम नहीं है उस फर्म या कंपनी को चलाने के लिए। दूसरा दशा क्या है? जब कोई ऐसी घटना हो गई या संचालन अवैध हो जाए जिससे फर्म के व्यवसाय को बंदी करना पड़े। तीसरा है जब उसकी संख्या 20 से अधिक या नहीं रहे, जो ये भारतीय एक्ट अधिनियम के अनुसार चलता है उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसी कई अनेक परिस्थितियां होने के कारण फर्म या कंपनी का समापन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? आकस्मिक या असंयोग द्वारा समापन। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर क्या होता है? वो फर्म का समापन हो जाता है। दिवालिया होने पर हो जाता है। विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए जिस फर्म की स्थापना किए गए हैं कि इस, जैसे कि कुछ छोटे मोटे उद्योग को, ये वाला उद्योग हमारा कंप्लीट होगा, फिर आवश्यक रूप से फर्म का समापन कर देंगे। ठीक है, चौथा है ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। जब साझेदारों द्वारा लगता है कि अब बस हो गए, हम आगे कंपनी या फर्म नहीं चलाना है, तो ऐसी दशा में भी कई साझेदार दूसरे साझेदारों द्वारा फर्म के समापन को
क्या करते हैं, फर्म का समापन कर देते हैं। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन में कुछ स्थितियां रहती है, जिसमें साझेदार का पागल होना रहता है, या स्थायी रूप से अयोग्य होना, दुराचारी होना, अनुबंध के विपरीत कार्य करना, जो भी नियम या रूल्स बनाए गए उसके विपरीत कार्य करना, साझेदारों को हिस्से के हस्तांतरण आदि विभिन्न तरीके रहते हैं जिसके साथ फर्म का समापन हो जाता है। आगे है वसूली खाता। साझेदारी का विघटन में संपत्ति एवं दायित्वों के खाते को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, संपत्ति से प्राप्त राशि एवं दायित्वों को भुगतान का लेखा करने के लिए बनाए गए खाते को क्या कहते हैं, वसूली खाता या नकदीकरण खाता या रोकड़ीकरण खाता कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब साझेदार द्वारा फर्म या कंपनी का विघटन होता है, उस स्थिति के बाद जो फर्म के पास संपत्ति और दायित्व बचा रहता है, तो उसी संपत्तियों से प्राप्त है तो दायित्वों का भुगतान करने के लिए लेखा जो किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वसूली खाता या नकदीकरण खाता कहते हैं। ये विभिन्न परिस्थितियां हो सकती है, जैसे कि संपत्तियों का हस्तांतरण के लिए वसूली खाता विकलन किससे, संपत्ति खाते से। इसके जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, दायित्व वाले के लिए दायित्व खाता विकलन किससे, वसूली खाते से। ठीक है, संपत्तियों के हस्तांतरण की दशा में अब संपत्तियों की वसूली के लिए क्या रहेगा, बैंक के रोकड़ खाता विकलन किससे, वसूली खाते से। लेकिन इसके और उसके बाद क्या रहेगा, संपत्ति को साझेदारों द्वारा लेने पर साझेदार का पूंजी खाता, जैसे 3 साझेदार है तो ABC, तो 3 साझेदार पूंजी खाता विकलन किससे, वसूली खाते से। हम लोग इससे पहले पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता है, ये वाला लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, सेम थोड़ा सा वैसी टाइप से ही बनेगा। ठीक है, दायित्वों का भुगतान के लिए भी वही वसूली खाता विकलन किससे, बैंक या रोकड़ खाते से। और दायित्वों को किसी साझेदार द्वारा ले जाने पर क्या होगा, वसूली खाता विकलन किससे, साझेदारों के पूंजी खाते से। साझेदारों के पूंजी खाते से जितने साझेदार रहेंगे ABC, उतने सभी साझेदारों द्वारा लिखा जाएगा उनके खाते से अमाउंट। ठीक है, अघोषित संपत्ति एवं दायित्व के लिए बना हुआ है और वसूली व्यय के भुगतान के लिए। ये सभी प्रकार के जो भी एंट्री दिए हुए है उसका बेसिकली क्या है, आपका ये वसूली खाते का नमूना है, जिसमें विविध संपत्ति और दायित्व से रिलेटेड जो भी मदें आएंगी उनके क्या बनाना है, हमें नमूना दिया उसी के हिसाब से हमें वसूली खाता बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ आएगा। ठीक है, वसूली खाता के बाद देखते हैं साझेदारों के पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाता ये भी पेपर में आएगा, इसलिए थ्योरी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। साझेदारों का पूंजी खाता जो इन लोग का वो दिया है जनरल एंट्री, उसी के बेसिक में आपका क्या बनेगा, साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप बनेगा। ठीक है, पहला आपका वसूली खाता बनेगा, वसूली खाता के बाद साझेदारों का पूंजी खाता, जैसे उसमें पहले क्या बनाते थे, पुनः मूल्यांकन खाता, जिस साझेदारों के प्रवेश, साझेदारों का अवकाश ग्रहण करने वाली स्थिति में पुनः मूल्यांकन खाता पहला बनाते थे, पुनः मूल्यांकन खाता। दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता, और तीसरा क्या बनाते थे, लास्ट में चिट्ठा बनाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहला क्या बनाएंगे, पुनः मूल्यांकन के बदले क्या हो जाएगा, वसूली खाता, वसूली खाता, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या बनेगा हम लोग का, ये बैंक या रोकड़ खाता, बैंक या रोकड़ खाता। ठीक है, ये कौन सी स्थिति में बनेगा, विघटन की स्थिति में। साझेदारों को पूंजी खाते का भी प्रारूप दिया हुआ है,
ठीक है, जितना विवरण दिया है अमाउंट लिखेंगे, कौन का जो 3 या 2 जितने भी साझेदार रहेंगे उनका, फिर विवरण, फिर अमाउंट, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष। उसी प्रकार से इसमें मैंने बताया जो भी संपत्ति है उसको इस तरफ लिखेंगे डेबिट पक्ष में, और जो भी जितने भी प्रकार की दायित्व वाले से रिलेटेड है उसे हम किस में लिखेंगे, संपत्ति वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में जितने भी दायित्व है उसे। बैंक अथवा रोकड़ खाता के प्रारूप इसमें भी दिया है। क्या समापन के अवसर पर बैंक खाता या रोकड़ खाता खोला जाता है। इसमें डेबिट पक्ष में प्रारंभिक से एक संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो भी मदे दिए हैं। वसूली खाता जो बनाएंगे उससे छूटी हुई संपत्ति साझेदारों के ऋण खातों से, उसका लेखांकन करने के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, रोकड़ या बैंक खाते का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक मैन है, इसके आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, इन लोगों में क्वेश्चन बताऊंगी।